सैटरडे को जो अमित शाह और शरद पवार की जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर कल महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि वो मीटिंग सच में हुई थी। उसके बाद संजय राउत ने आज सामना में लिखा कि बीजेपी को शरद पवार के ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने ही बीजेपी को पावर से अलग रखा था। मतलब जिस तरीके से अलायंस में सरकार बनाई गई है। अरे क्या है संजय राउत? नॉटी बॉय है, राउटेड बॉय। राउत नहीं है, राउटेड बॉय है। जो दिमाग में आए बिना सोचे समझे उल्टा सीधा लिख देता है। वही ये सामना में वो परमवीर सिंह के गुणगान कर रहा था एक ज़माने में, कभी कुछ करता है। सावरकर जी पे जब गलत टिप्पणी की थी कांग्रेसियों ने, बड़ा हल्ला मचाया था इसने सामने में, कुछ नहीं कर पाया तब भी होते। अब शरद पवार के खिलाफ लिख दिया। चोरों की बस्ती में, चोरों की बस्ती में दरोगा को ढूंढते हो, यहां जो आया वही डकैत हो गया। चोरों की बस्ती में दरोगा को ढूंढते हो, यहां जो आया वही डकैत हो गया। और आज नेता भी पुलिस वाले से मिलके वहां लठैत हो गया। जो आ रहा है सारा परमवीर, ये सारे मिली भगत है। सचिन वाजे, ये सब मिली भगत है इनकी। जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ताक पर रख दिया। और अब ये कि अब हर चीज़ में राजनीति के बीजेपी, शरद पवार, ये वो, उसने सरकार गिरवाई, शरद पवार ने नहीं बनने दी। शरद पवार ने नहीं बनने दी सरकार, तो तुम छोड़ के भागे थे सबसे पहले। क्यों भागे थे? क्योंकि तुम अपने आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि तुम्हें उतनी सीट भी नहीं मिली थी। तो तुम गए थे, शरद पवार थोड़ा हो गया था। तो ये सब ये लफ्फाजी है अखबार की इनकी, और सामना जैसे अखबार की लफ्फाजी है। मैं तो इसको कभी ध्यान देता नहीं हूं इनकी लफ्फाजी को। संजय राउत की तरफ से ये भी कहना है कि शनिवार को जो मीटिंग हुई जिसको लेकर पटेल ने कहा है, और हाँ मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद भी संजय राउत दो तरीके के बयान क्यों देते हैं। कभी बोलते हैं कि मीटिंग हुई है और कभी बोलते हैं कि इस तरीके की अफवाहें ना उड़ाई जाएं। कभी मीडिया पे कुछ और बोलते हैं, ट्विटर पे कुछ और लिखते हैं। अरे भाई, मैंने बताया तो नोटी बॉय है, तो नोटी बॉय का काम ही शैतानी करना है। तो ट्विटर पे कुछ शैतानी करेगा, फेसबुक पे कुछ करेगा, प्रेस में कुछ करेगा, अखबार में कुछ और लिखेगा। तो उसका नोटीपना पूरा जो है वो झलक के सामने आ जाता है कि कितना नोटी है। सर, ये जो संजय राउत का जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अगर हम सचिन वाजे को लेकर बात करें तो सचिन वाजे की आज जो अपनी गाड़ी है वो मिली है, आज 7वीं गाड़ी। और अगर संजय राउत को लेकर बोलें तो संजय राउत पहले तारीफ कर रहे थे सचिन वाजे की, और आज जब पकड़े गए हैं तो कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि सचिन वाजे सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मैंने बताया ना कि नेता भी पुलिस वाले के साथ मिलकर लठैत हो गया। अब जब पकड़े गए तो हाथ पैर फूल गए। अब ये हो गया, पहले तुमने ये कह दिया, वो कह दिया। मुझे एक बात बताइए, एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको आपने एडिशनल सेना का वो बना दिया, मुंबई पुलिस का, कि वो जाके परमवीर के दफ्तर में बैठेगा, पुलिस कमिश्नर के, वहाँ पुलिस का ही लैपटॉप यूज करेगा, पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल करेगा, सब कुछ पुलिस की करेगा, और उगाही करेगा और धमकाएगा उद्योगपतियों को। तो ये सब तमाशेबाजी है, ये सब एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और अब ये बोल रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है, ये रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब तो ये बोलेंगे कि वो अलग था, वो अलग था, सचिन वागे अलग था, मैं अलग हूँ, ये तो बोलते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विनायक शिंदे जिस व्यक्ति ने मानसुख हिरेन की हत्या की थी और उसने स्वीकार भी किया था एटीएस के सामने, आज उसी विनायक शिंदे के घर से एक डायरी मिली है जिसमें वसूली को जो 100 करोड़ रुपए की वसूली हो रही थी, उसमें सारे सबूत निकल कर आए हैं वाजे के खिलाफ। आएंगे और आए, बस मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये, वसूली जा कहाँ रही थी? देखिए, वाजे तो एक मोहरा है इसके अंदर। उस मोहरे को रिस्टोर करके पुलिस में वापस बिठा दिया गया कि भाई तेरे मोहरे में हमारे काम ये है, तो हमारी उगाई कर हमारे लिए। तो नेचुरली जब वो इनके लिए उगाई कर रहा है तो कुछ उगाई अपने लिए भी वो कर रहा है, जो होता है ऐसी स्थिति में। लेकिन सवाल ये है कि ये वाजे को उस जगह बिठाने वाला मोहरा कौन है, असली वो कौन है इसके पीछे राजनेता? क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा हथकंडा हो ही नहीं सकता। कि जब संजय राउत ने ये बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सचिन वाजे आगे चल के सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो एक बार एनआईए को संजय राउत से भी पूछताछ करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने किसको चेताया था कि सचिन वाजे आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी करेगा, और किसने नियुक्त किया। तूने किस किस को चेताया था? तूने मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी चेताया था कंगना के खिलाफ, है? साधु संतों के टाइम पे तेरी चेतना कहाँ चली गई थी? तब तूने किसी को क्यों नहीं चेताया?
और वो दिशा के मर्डर पे तेरी चेतना कहाँ चली गई थी, या उसके शशांक के राजपूत के मामले में तुम्हारी कहाँ चली गई थी चेतना जो है? तब चेताने नहीं पहुंचे थे तुम, हैं? जब वो उसको पीटा नेवल अधिकारी को तुम्हारे शिवसेना के कैडर्स ने, तब तुम्हारी चेतना कहाँ चली गई थी कि जिसको तुम चेताने जा रहे हो? लता मंगेशकर के भी ट्वीट के ऊपर इंक्वायरी करा दो, तब तुम्हारी चेतना कहाँ चली गई थी? आज तुम्हारी चेतना जाग गई है? कहाँ सो रही थी भाई संजय राउत? तुम्हारी चेतना कहाँ से आई है? कहाँ से वापस बुला ली? इम्पोर्ट की है क्या? सर, लोगों का ये कहना है कि शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग को लेकर संजय राउत को कहीं ना कहीं अपनी सरकार जाने का डर है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है। देखिए, सरकार जाने का डर या आने का डर क्या है? वो जितनी उगाई उन्होंने कर ली है वो कर चुके हैं, क्योंकि ये तो कभी भी माना जाता था कि सरकार किसी भी समय गिर सकती है, जिस तरीके का इसका कॉम्पोजिशन है। तो उगाई अपनी वो कर चुके हैं, तो अब जो मर्जी फर्क पड़े। सरकार में से तो ये सवाल उठ रहे हैं कि शिवसेना सारा का सारा एनसीपी के ऊपर डाल रही है, एनसीपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब झूठ कहा जा रहा है। सरकार ये आपस में बनी हुई है, तीनों पार्टियां एक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, पर कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को कि हमारे कहने से चीजें हुई। मेरा ये मानना है कि एक तो जितने सीसीटीवी कैमरे हैं ना, चाहे वो देशमुख के घर के हों और चाहे संजय राउत के हों या चाहे और नेताओं के हों, इन सब की फुटेज देखनी चाहिए। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनका टेलीफोन रिकॉर्ड देखना चाहिए, साफ निकल के आ जाएगा सब। आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की, सीसीटीवी कैमरे को लेकर तो परमवीर सिंह ने भी कहा था कि अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी कैमरों की जांच होनी चाहिए, पर उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। भाई जांच क्यों हो जाएगी? वो कैमरों के अंदर जो और लोग आते हैं वहाँ पे ऊपर के, वो भी तो आ जाएगा ना सामने। तो ये तो लंबा गहरा मामला है, ये इतना छोटा मामला नहीं है कि इसको छोटा इधर उधर करके ख़त्म कर दिया जाए। संजय राउत कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, इनके बयान में हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता है सर? मैंने बताया ना कि जिस आदमी का यही नहीं है और जिस आदमी को मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, एक सत्ता पे कुर्सी बैठे रहने के अलावा, तो उस सत्ता पे कुर्सी बैठने के लिए उसको जो है वो कभी इधर झूठ बोलेगा, कभी उधर झूठ बोलेगा, कभी उधर झूठ बोलेगा। भाई तू खुद अपनी सरकार है, तेरी पार्टी की सरकार है, तू कह रहा है कि सचिन वाघे के लिए तूने सचेत किया था, वैसे तू उद्धव ठाकरे का स्पोक्स पर्सन बना फिरता है, हर एक की बात करता है। तूने जाके कही थी कि इसको हटाओ, जबकि उसको रिक्रूट किया गया इतना बड़ा पद दे करके। संजय राउत ने जो कुछ दिन पहले ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैंने सचिन वाजे को लेकर पहले ही चेताया था कि ये व्यक्ति आगे चल के सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। किसको चेताया था आखिरकार संजय राउत ने? 6 जून 2020 को नियुक्त जब किया गया, तो किसके कहने पे नियुक्त किया गया? मुझे लगता है कि देखिए, ऐसा है कि जो भी आदमी गलत काम करता है ना, गलत पैसे बनाता है, तो रात को आसानी से नींद सो नहीं पाता और उसको सपने आते रहते हैं कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी ये उगाई कहीं बाहर ना निकल जाए। तो लगता है संजय राउत जी को कोई सपना आया है, तो उन्होंने सपने में चेता दिया होगा किसी अपने और पार्टी वाले को, सचिन राजे जो है ये हमें नुकसान दे सकता है, सपने में बोल दिया होगा इसने। तीनों की तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में सरकार बना के बैठी हैं, और जैसे ही सचिन वाजे का 100 करोड़ रुपए का उगाही का मामला सामने आया, संजय राउत ने सामना में ये लिख दिया कि 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहा था सचिन वाजे, तो इस बात की कानों कान खबर क्यों नहीं थी अनिल देशमुख को? अनिल देशमुख को सब खबर थी, इनकी सब मिली भगत है, और इसीलिए ये इंक्वायरी भी जो है इतने दिन बाद अनाउंस की गई, 11-12 दिन बाद, आपस में तय करने के बाद किसको बनाया जाना है, क्या करना है। भाई इस इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेटर क्यों नहीं? देखिए, एक जज में और एक इन्वेस्टिगेटर में एक फ़र्क होता है। जज के सामने जो भी साक्ष्य आते हैं, जो एविडेंस आती है, उसके बेस पे जजमेंट देता है, लेकिन एक एजेंसी जो है वो साक्ष्य को ढूंढती है, साक्ष्य को इकट्ठे करती है। तो इस केस में सबसे पहले तो वो साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद आप जाइए। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ और लोग जो है और अभी निकल के आए, और मेरा तो एक ही प्रेडिक्शन है अभी कि आप देखिएगा कि अभी कुछ और लोग इसमें आके बोलना शुरू करेंगे। धन्यवाद सर।